सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख चुके हैं और उसकी एप्लीकेशन में ढेर सारे केसेस आते हैं इसमें। जैसे एक होता है कोनिकल पेंडुलम, दूसरा होता है मोशन ऑफ साइक्लिस्ट इन बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, तीसरा होता है सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स जहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन भी इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं सारे थ्योरी को ख़त्म करने के लिए। न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो लेट अस स्टार्ट विथ, चलिए आज पहला आर्टिकल देखते हैं। व्हाट इज ए कोनिकल पेंडुलम। इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, दिस इज जस्ट ए सिंपल केस। रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ व्हाट इज ए कोनिकल पेंडुलम। कोई पेंडुलम को ऐसे आप धक्का दे दोगे तो ये ऑर्डिनरी ऑसिलेट करता है, ऐसे इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं व्हेन इट इज मेकिंग स्मॉल ऑसिलेशंस। और कोनिकल पेंडुलम मतलब कोई पेंडुलम ऐसे झूल रहा है, इसको पकड़ो ऐसे और फेंको ऐसे, तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। दैट विल बी कॉल्ड ए कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो इट इज लाइक दिस। तो हियर इज ए कोनिकल पेंडुलम. The bob of the pendulum is moving in a horizontal circle. Say length of the thread is L, and suppose the axis of rotation is making angle theta with the thread. This is what is R, radius of the circle, और ये हो गया हाइट h। पहले चीजों को समझ लेते हैं। ए बॉब ऑफ मास m is moving in a horizontal circle of रेडियस r और होरिज़ोंटल सर्किल का सॉल्व। बाकी चीज़ों को हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। क्या डाटा दिया गया है? L इज लेंथ ऑफ थ्रेड, R इज रेडियस ऑफ सर्किल, H इज हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ suspension above the center of circle। समझ में? एज क्या हो गया? हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन above the center of circle। अब ये हो गया कोनिकल पेंडुलम। ऐसा कोई एक पेंडुलम को कोनिकल पेंडुलम क्यों कहते हैं? Because when it is moving in a circle, the thread is traversing the surface of a cone। ठीक है, चलिए इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें यहाँ पर डेवलप होता है देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कोनिकल पेंडुलम। लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एसोसिएटेड। पहला हुआ, ये बॉब एक हॉरिज़ॉन्टल सर्किल में घूम रहा है। बॉब एक हॉरिज़ॉन्टल सर्किल में घूम रहा है मतलब देयर इज नो गेन इन और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, मीन्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट। स्पीड रिमेन कांस्टेंट मीन्स v is constant, r is constant, so omega is also constant. So it is a uniform circular motion. This is a case of uniform circular motion. क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में? लिखेंगे as Bob is moving in a horizontal circle, its kinetic energy is constant
with constant angular velocity. Suppose it is moving with a constant angular velocity ओमेगा. अब ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में. ठीक है, इससे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच आर एल थीटा. आपको हो गया यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई एच. जो दिख रहा है tan थीटा इज आर बाई एच. अच्छा, बिट नंबर 3 में चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. एक तो उसका वेट होगा ही नीचे की तरफ. देयर मस्ट बी ए टेंशन. इन द फ्री बॉडी डायग्राम वी शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द स्यूडो फोर्स. स्यूडो फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इस बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना है. कौन सा डायरेक्शन में होगा? टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर. अवे फ्रॉम द सेंटर. और ये जो घूम रहा है उसका सेंटर यहाँ है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज समथिंग लाइक दिस. और आपको मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर. अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर हुआ तो शायद आपको मालूम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को mv स्क्वायर बाई आर लिखो या m ओमेगा स्क्वायर आर लिखो. बात एक ही है. हियर ओमेगा इज गिवन, सो यू राइट इट एज m ओमेगा स्क्वायर आर. समझ में आया? नाउ if I consider this as my y axis and this as my x axis. सोचो अगर मैं ऐसा x axis और ऐसा y axis मानता हूँ तो आप कहोगे कि एट इक्विलिब्रियम. कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम. क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं, हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट. अगर ये t है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा ही निकलेगा, है कि नहीं? अच्छा, तो आप कहोगे सिग्मा fx इज इक्वल टू 0. क्या इंप्लाई कर रहा है? फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट. टुवर्ड्स राइट क्या है? t का कंपोनेंट कितना है? t साइन थीटा. और टुवर्ड्स लेफ्ट क्या है? m ओमेगा स्क्वायर r. सिमिलरली सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 क्या देने वाला है? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज t cos थीटा इज इक्वल टू mg. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये तो हमें मालूम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? अगर ये दोनों स्टेटमेंट को डिवाइड कर देते हैं, call it equation number 1 and this is equation number 2. Equation number 1 by equation number 2 क्या दे रहा है? yes yes yes. इधर आ गया tan थीटा. 1/2 करेंगे तो आएगा tan थीटा. t कैंसिल हो जाएगा. tan थीटा इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाई g. So it is omega square r by g. लेकिन पहले से हमें मालूम है कि tan theta is r by h. नहीं? So you say it is coming out to be same as r by h. मिला क्या? है? तो अब ये दोनों को इक्वेट करो तो इसमें से ओमेगा का वैल्यू निकल के सामने आ रहा है. ओमेगा कितना आ रहा है? देखो तो आर आर कैंसिल हो गया. इट इज रूट ओवर ऑफ g बाई एच. कितना इंटरेस्टिंग है. कोई कोनिकल पेंडुलम कितना एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है वो सिर्फ डिपेंड करता है कोई भी दूसरा चीज के ऊपर नहीं, सिर्फ ऑन द वैल्यू ऑफ एच. जी तो ऐसे ही कांस्टेंट है. मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे कोई मान लो कि यहाँ से दो पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं. एक बड़ा वाला है बड़ा सर्किल में, छोटा सर्किल में. दे आर मूविंग इन कंसेंट्रिक सर्किल्स. और दोनों ही पार्टिकल को यहाँ से ऐसे बांध के हम झुला रहे हैं. ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है.
दोनों घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में, और दोनों का लेंथ अलग अलग है, आपको दिख रहा है, दोनों का रेडियस भी अलग अलग है। हो सकता है कि उनका मासेस भी अलग अलग है, लेंथ भी अलग अलग है, रेडियस भी अलग अलग है। क्या आप बता सकते हो इन दोनों में से किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है? एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ h। h क्या था? वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल में घूम रहे हैं तो दोनों के लिए तो h बराबर ही हुआ, मतलब दोनों का मास लेंथ सब कुछ बराबर होते हुए भी दे आर मूविंग विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कह सकते हैं, हियर इन फिगर शोन ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। मान लो कि ये घूम रहा है ओमेगा 1 में, ये घूम रहा है ओमेगा 2 में, तो आप कहोगे ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी बाई एच। समझ में आया? कोई पूछेगा व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वो भी काफी सिंपल है। कैसे निकालेंगे? t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, बिकॉज ओमेगा वाज 2 पाई बाई t, सो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू मालूम है तो डालो, तो 2 पाई रूट ओवर ऑफ h बाई g, 2 पाई रूट ओवर ऑफ h बाई g। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, बताओ कि here is a conical pendulum which is moving in a horizontal circle by a thread of length say 10 मीटर, और ये horizontal सर्किल में घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। Suppose the thread is making some angle say 30 degree with the vertical। फाइंड ओमेगा। क्या ओमेगा बता सकते हो? इन फिगर शोन फाइंड ओमेगा। क्या आप ओमेगा बता सकते हो? यस। क्या होगा? यू नो ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ क्या है? जी बाई एच। नहीं तो एच कितना है यहाँ पर? एच इज the vertical height of point of suspension above the center of the circle, मतलब ये है, और ये h कितना है? 10 cos 30 है कि नहीं? So here h कितना है? 10 cos 30, तो वैल्यू डालो, g का वैल्यू भी 10 है, cos 30 का, और h का वैल्यू 10 cos 30 कैंसिल हो गया, तो 1 बाय cos 30 का रूट ओवर, cos 30 होता है रूट 3 बाई 2, सो इट इज रूट ओवर ऑफ 2 बाई रूट 3 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ क्या? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यू कैन डायरेक्टली यूज। समझ में आया? इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर सारा क्वेश्चन को एक एक साथ करके देखेंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट we have understood what is conical pendulum. Now let us see banking of tracks and motion of a cyclist on a curved track. जब कोई साइक्लिस्ट किसी एक कर्व ट्रैक में टर्निंग ले रहा है तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ इज द मोशन। आप जब टर्निंग लेते हो, नहीं क्या आप कभी नोटिस किया हो साइकिल में टर्निंग लेते वक्त आप अपने आप को थोड़ा टेढ़ा कर लेते हो? क्यों टेढ़ा करते हो? क्योंकि मालूम है टेढ़ा नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे, और जितना ज़्यादा स्पीड में जाते हैं उतनी ज़्यादा टेढ़ा कर लेते हो। बाइक रेसिंग वगैरह में देखोगे वो लोग तो पूरा ही टेढ़ा कर लेते हैं। क्यों टेढ़ा करते हैं? कितना टेढ़ा करते हैं? टेढ़ा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? इफ यू डोंट इंक्लाइन योरसेल्फ टू दी वर्टिकल तो क्या होगा?
चलो पहले देखते हैं कि जब कोई साइकिलिस्ट किसी एक कर्व ट्रैक में जा रहा है, मान लो कि ट्रैक कुछ ऐसा है, ऐसा ट्रैक में कोई साइकिलिस्ट जा रहा है ऐसे, तो हु इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? हम जानते हैं कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो देखेंगे इसके ऊपर क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स है, उनमें से कौन सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहोगे? जो फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। व्हाट आर द डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस? एक तो उसका वेट होगा, एक होगा नॉर्मल रिएक्शन और होगा फ्रिक्शन। वेट क्या परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है? हाँ है। अरे आप भाग रहे हो तो आपका वेट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है? हाँ है। क्या ये दोनों डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है? नो। तो वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, दो दे आर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, yet they cannot be designated as centripetal force। वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं हो सकते। तीसरा एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन, जिसका डायरेक्शन तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, पक्का वही होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब आप टॉर्क ले रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स ना आगे की तरफ है ना पीछे की तरफ है, इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है। So when a cyclist is taking a turn, necessary centripetal force is provided by friction। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर तीन एक्सटर्नल फोर्स है, दो तो वैसे ही गायब हो गए क्योंकि दे आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, बाकी रह गया फ्रिक्शनल फोर्स, तो पक्का वही होगा। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? while taking a turn at a curved track, while taking a turn at a curved track, the necessary centripetal force is given by friction। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय फ्रिक्शन। समझ में आया? ठीक है। इसका मतलब mv² बाई r इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। अगर वो v स्पीड में जा रहा है किसी सर्किल जिसका रेडियस है r, तो ऐसा कोई एक सर्किल में जब वो जा रहा है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई r क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। कितना है फ्रिक्शनल फोर्स? मालूम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है ये मालूम है। कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके नीचे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है म्यू mg, म्यू इनटू द नॉर्मल रिएक्शन, मैक्सिमम हो सकता है म्यू mg। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज्यादा होगा आप उतनी ज्यादा वेलोसिटी में जा सकते हो। ऑन द अदर हैंड, जितनी ज्यादा वेलोसिटी में जाओगे फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखेंगे इसमें? कहेंगे दी मैक्सिमम वेलोसिटी with which he can move, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी में वो जा सकता है, he can move, is given by क्या? mv max का स्क्वायर बाई r, और तब फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? अगर ये बात है फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम हो गया, थोड़ा सा इसको जगह बना लेते हैं, ये साइक्लिस्ट, हाँ चलो ठीक है। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा कब? जब वेलोसिटी मैक्सिमम में, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? म्यू mg। तो इससे पता चला कि कितना मैक्सिमम स्पीड में हो जा सकता है। देखो तो ये m कैंसिल हो गया, r उधर गया, इज नॉट इट म्यू r g का रूट ओवर
कितना मैक्सिमम स्पीड में कोई साइकिलिस्ट टर्न ले सकता है, इट इज रूट ओवर म्यू आर जी। जो चीज आपको मालूम है, कभी फील नहीं की हो, मतलब यू हैव नॉट नेवर ट्राइड टू डिस्कवर बट दिस हैपेंस, और आपको भली बात ये चीजें मालूम है। आई गिव यू बेटर एग्जांपल। सपोजिंग ऐसा कोई एक कर्व ट्रैक में आप जा रहे हो, जस्ट थिंक एग्जैगरेटेड एग्जांपल, आप इधर से साइकिल लेके गाड़ी लेके जा रहे हो, डेली जाते हो, स्विंग करके निकल जाते हो। अब क्या हुआ, आज भी उतनी स्पीड में आए, लेकिन देखे कि ये जोन में क्या हुआ है कि तेल जैसा कुछ गिरा हुआ है। क्या आप उतनी स्पीड में जाओगे? क्या करोगे? स्लो करोगे। क्यों? यू डिक्रीज्ड वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि कितना मैक्सिमम स्पीड में आप जा सकते हो, दैट इज रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। तेल गिरा हुआ है मतलब म्यू इज लेस, म्यू कम हो गया तो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो गया, आप तुरंत स्लो कर देते हो। सबको सपोज आप देखें कि यहाँ पर तेल गिरा हुआ है, तुरंत ब्रेक लगाने की सोचे, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस आप जानते हो, नहीं लगाओगे तो क्या होगा, गिर जाओगे। गिरोगे तो फिर उसको एनालिसिस करेंगे, गिरोगे कैसे, है ना। चलो बिफोर दैट आपने देख लिया कि म्यू कम है, आपने भी कम करने की कोशिश किया। सपोज आपका गाड़ी खटारा है, ब्रेक लगाया, ठीक से बंद नहीं हुआ, ब्रेक प्रॉपरली, जितना आप इसका वेलोसिटी को कम करना चाहते थे उतना नहीं हुआ। अब आप कौन सा रास्ता चुनोगे, सोच के बताना। ऐसा वाला रास्ता चुनोगे कि ऐसा वाला रास्ता चुनोगे, 1 और 2। सोचो, गाड़ी जा रहे हो, स्पीड कम नहीं हुआ, तेल गिरा हुआ है, तो आप कैसे लोगे? सडन टर्न करोगे कि बड़ा सा सर्किल लेके टर्न करोगे? बड़ा सा सर्किल लेके टर्न करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि भी मेरा कम नहीं हो रहा है, कम से कम आर को ज्यादा कर दे। नहीं, वो आर को ज्यादा करने की कोशिश, ये सब तुम करते हो, बट फिजिक्स भी आपको मानता है और आप फिजिक्स को भी मानते हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो पहले से, अलग बात है कि नहीं। तो यू विल टेक ए बिगर सर्किल, है कि नहीं। लड़कियां अक्सर देखोगे जब गाड़ी चलाते हैं वो ब्रेक नहीं लगाते, वो ब्रेक नहीं लगाते, टर्निंग आया वो ब्रेक नहीं लगाएंगे, सीधा ऐसे, मतलब मान लो कि ये एक लड़की जा रही है, आप यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, वो सीधा ऐसे जाएगा जैसे एरोप्लेन लैंडिंग करता है ऐसे, और आप गए तो ठोक दिए यहाँ पर, खत्म। नहीं, वो पूरा टर्निंग लेते हैं पूरा ऐसे, जो एक्सपीरियंस होगी तुरंत ऐसे 7 टर्न लेके निकल जाते हैं। तो समझ में आया ना। व्हेन यू with what maximum velocity you can move in a circular path, it is root over mu r g। ये एक्सपीरियंस है, तो ये कंक्लूजन आया, इसको लिख लेंगे। 10 the maximum speed with which one can take a turn is equal to Vmax is equal to root over of mu r g। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधे सीधे इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एक ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस r, coefficient of friction between the tire and the road is 0.8, find with what maximum velocity a car can move। समझ में? अच्छा, if v is more than Vmax, तो फिर उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो तो म्यू एम जी से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो म्यू एम जी से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, किधर को फिसलेगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। आप ऐसे ट्रैक में जा रहे थे, तेल गिरा हुआ है, उसके बावजूद गाड़ी दबाया स्पीड में, तो किधर को फिसलोगे, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आउटवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट एबल टू सस्टेन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिसल जाओगे बाहर की तरफ। आपको सर सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर था, अरे वही तो फ्रिक्शनल फोर्स है, 2 बार नहीं दिखाना है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारे एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी नहीं दिखाते। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिसला के बाहर ले जाएगा। तो आप क्या कहोगे, अगर भी मैक्स से ज्यादा हो गया, ही स्किड्स आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ फिसल जाएगा। और बता सकते हो क्या फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फिसल रहा है तो म्यू एम जी होगा, स्किड कर रहा है, स्लाइड करते हुए जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू एम जी। और इफ v इज लेस देन v max, वो किधर को फिसलेगा, अरे क्यों फिसलेगा,
फिसलाएगा कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ही टेक्स ए सेफ टर्न। क्या लिखेंगे? ही टेक्स ए सेफ टर्न। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? वो जितना है mv स्क्वायर पे यार, नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो अगर इतना वेलोसिटी से ज्यादा में जाएगा, बाहर की तरफ फिसल जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू एम। इतना वेलोसिटी से कम में आएगा तो सेफ रिटर्न करेगा और फ्रिक्शनल फोर्स होगा mv स्क्वायर बाई आर। बट इतना काफी नहीं है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3। अब देखो ये पेन है, ये पेन को मैं यहाँ पर ऐसे बांध के उंगली में फंसा के घुमा रहा हूँ। जब मैं पेन को घुमा रहा हूँ तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? जो फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है। जोर से घुमा दूंगा तो ये फिसल के बाहर निकल जाएगा। नहीं, मतलब फिसलने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिसल नहीं पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ है। तो इससे तय हो गया कि मैं कितना ज्यादा स्पीड में ले सकता हूँ। उससे ज्यादा स्पीड में लूंगा तो ये पेन गिर जाएगा। मैं इसे पकड़ा हूँ, कोई आएगा मेरे हाथ को ऐसे यहाँ से जोर से मार देगा तो पेन फिसल के बाहर गिर जाएगा, गिर जाएगा। सपोज आई नो द मैक्सिमम स्पीड, उससे कम स्पीड में ले रहा हूँ, उसके बावजूद क्या होगा? जैसे ये पेन को मैं इसे पकड़ के ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ आता है? एट दी सेंटर ऑफ मास। वो इसे क्या करेगा? इसको खींचेगा, गिराने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर यहाँ पे आएगा और जैसे मैं इसे टर्निंग ले रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर ऐसे आएगा और इधर को गिराने की कोशिश करेगा तो आदमी गिर जाएगा। नहीं, तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि जब हम टर्निंग लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे बाहर गिराने की कोशिश करता है, उसके हिसाब से हमें तैयारी करना है। जैसे आप देखे होंगे जब रेस में लोग दौड़ते हैं, रेडी स्टेडी गो बोलने से भागते हैं। रेडी स्टेडी गो बोलने से पहले वो जो स्प्रिंटर होता है, जो भागने वाला होता है, वो कैसे खड़ा रहता है? ऐसे खड़ा रहता है या ऐसे खड़ा रहता है? भागना है इसको इधर, या ऐसे खड़ा रहता है? कैसे खड़ा रहता है? ए बी सी में से क्यों ऐसे खड़ा रहता है? क्या थोड़ा पाँव नहीं पहुंचेगा तो कसम सर पहुंच जाएगा इसलिए? नहीं, ये बात नहीं। क्योंकि ये सीधा दौड़ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल क्यों आएगा? सीधा दौड़ रहा है, सीधे रास्ते में दौड़ रहा है, तब भी हम रेडी स्टेडी गो बोलने से रेडी रहता है क्योंकि वो जानता है कि जैसे हम भागना शुरू करेंगे, हम तो रेस्ट में थे और मैक्सिमम स्पीड में भागने की कोशिश करेंगे, मतलब हम एक्सीलरेट करने वाले हैं। तो होगा क्या कि जब मैं भाग रहा हूँ, जब वो भाग रहा होगा, आप देखोगे एवरेजली उसके पाँव कुछ ऐसे ही होंगे, वो भाग रहा होगा कंटिन्यूसली, तो उसका वेट उसको आगे की तरफ गिराने की कोशिश कर रहा होगा क्योंकि टेढ़ा हो गया ना भागते भागते। लेकिन जो स्यूडो फोर्स है MA, वो ऐसा होगा नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स सॉरी, द स्यूडो फोर्स वो इसको पीछे की तरफ गिराने की कोशिश कर रहा है, वेट आगे की तरफ गिराने की कोशिश कर रहा है और इन दोनों की बलबूते पर वो टेढ़ा होकर भागने लगेगा। और ऐसा अगर भागेगा तो क्या होगा? वेट भी पीछे की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स भी ऐसे, तो दोनों मिलकर इसको ऐसे गिराएंगे, सर के बल गिरेगा, है कि नहीं? तो हम जितने ज्यादा एक्सेलरेशन में भागते हैं उतने ज्यादा टेढ़े होके खड़े होते हैं। बात वही है। अब जब ये पेन को मैं इसे घुमा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि बाहर की तरफ गिर जाता है। इसे जोर से घुमा दिया, देखो ये बाहर की तरफ गिर जाता है। तो मैं अगर इसको पहले से थोड़ा अंदर की तरफ घुमा के रखूंगा तो अब क्या होगा? वेट इसको अंदर गिराने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर गिराने की कोशिश कर रहा है और गिरेगा नहीं, सेफली टर्न ले लेगा। समझ में आ रहा है? कोई गिर क्यों जाता है, टप्पल क्यों कर जाता है? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लिखेंगे even when the man is even when the cyclist is moving with a safe speed का मतलब क्या हुआ? v is less than root over mu rg। even when ये safe speed में जा रहा है तब भी the centrifugal force acting at center of mass tends to topple him। किधर को टप्पल करने की कोशिश कर रहा है?
देखो ये पेन को मैं से घुमाया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ, वो बाहर गिराने की कोशिश करेगा। टप्पल हिम आउटवर्ड टू अवॉइड टपलिंग। He has to bend himself by certain angle theta to inward vertical to vertical in the inward direction। इसीलिए जब साइकिलिस्ट टर्न लेता है वो अंदर की तरफ टेढ़ा होता है। आप जब नए नए साइकिल चलाना सीखे, जब तक सीधे जा रहे थे ठीक था, टर्निंग लेने की कोशिश की घुड़ुम करके गिरे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कितना ट्रेन होना, कितना बेंड होना है वर्टिकल के साथ। कुछ दिन बाद वो भी हो गया तो रेसिंग दिखाते हो, हाथ छोड़ के, पाँव छोड़ के, सब छोड़ के, वो तो अलग बात है सीखने के बाद। लेकिन शुरू में सीधे जाने में कोई तकलीफ नहीं था, सीधा बैठा दिया, पेडल मारा, जैसे टर्निंग करने की कोशिश किया घूम, क्योंकि आपको टेढ़ा होना था, कितना टेढ़ा होना था आपका प्रैक्टिस में नहीं है तो गिर जाते हो। सोचो कि कोई साइकिलिस्ट काफी ज्यादा स्पीड में जा रहा है और वो ऐसा टेढ़ा है, तो बताओ उसका ट्रैक कैसा है, ऐसा है या फिर ऐसा है या फिर ऐसा है? कैन यू गेस व्हाट इज द ट्रैक ए बी सी? कौन से ट्रैक में जा रहा है कि साइकिलिस्ट ऐसे टेढ़ा हो जाएगा? ए में, बी में, सी में कैसे जा रहा होगा? वो अंदर की तरफ टेढ़ा होता है, तो पक्का इट मस्ट बी गोइंग इन द ट्रैक ए। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब ये साइकिलिस्ट है, इसकी अंदर की तरफ टेढ़ा हो गया है, कितना एंगल टेढ़ा हो गया है? चलो मानते हैं कि इट हैज इंक्लाइंड बाय एन एंगल थीटा टू दी वर्टिकल, ऐसा करके टेढ़ा। ये साइकिलिस्ट अभी वर्टिकल के साथ कुछ थीटा एंगल करके टेढ़ा हो गया है, वो भी अंदर की तरफ हो गया है। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग साइकिलिस्ट के ऊपर? थोड़ा ढंग का फिगर बनाए, साइकिलिस्ट कैसे कुकुम्बर जैसे दिख रहा है। चलो, नाउ हियर इज द साइकिलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे उसका वेट आ रहा है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, क्योंकि वो ऐसा वाला ट्रैक में जा रहा है, जिसे आप समझ में आ गया। इधर को जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर। कितना होगा? mv²/r। वो r जो है ट्रैक का रेडियस है। ट्रैक का रेडियस कौन से सर्कुलर पाथ में जा रहा है, उसका रेडियस क्या है? v स्पीड में तो जा ही रहा था। अब ये क्या कर रहा है कि वर्टिकल के साथ कुछ थीटा एंगल कर रहा है। अच्छा, व्हाट आर द अदर फोर्सेस एक्टिंग? हियर मस्ट बी ए फ्रिक्शनल फोर्स जो कि जमीन पे आ रहा होगा, और यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा, और ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है दैट मस्ट बी सम फोर्स लाइक दिस। समझ में? दैट मस्ट बी सम फोर्स लाइक दिस। अब हमें देखना है कि ये साइकिलिस्ट जब ये घूम रहा है ऐसे, तो mv²/r इसको ऐसे घुमा के इधर गिराने की कोशिश कर रहा है, mg इसको ऐसे घुमा के गिराने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको निकालना आता है हाउ यू फाइंड मोमेंट ऑफ ए फोर्स? आता है हाउ यू फाइंड मोमेंट ऑफ ए फोर्स? 10th क्लास में पढ़े थे? नहीं सर, वो रात गई, बात गई, भूल गए। चलो ठीक है, दूसरा तरीके से बताते हैं। दूसरा तरीका हुआ कि ये अब यहाँ पे कुछ तो फोर्स आ रहा होगा। अच्छा, वो फोर्स कैसे होगा? क्या जब हम आपको इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ाए थे, बताए थे, इफ 3 forces are acting on a body, for equilibrium the 3 forces must be either parallel or concurrent। हाँ, तो ये एक फोर्स हो गया, ये एक फोर्स हो गया, तो तीसरा फोर्स होगा तो पक्का वो ऐसे ही होगा, क्योंकि ये दोनों जहां मिल रहे वो भी उधर से जाएगा। ये फोर्स कौन है? ये रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया नेट रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड, और दिया गया है कि एंगल है थीटा, ये एंगल दिया गया है थीटा, ठीक है। एक फोन कॉल अटेंड करते हैं। हाँ, हेलो।
हरिम को हाँ कर दियो मुझे क्लास रे छी छोटा कथा हो धन्यवाद कर दियो। हाँ तो बात ऐसा हुआ नहीं। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखाएं नहीं और सूडो फोर्स की भी दिखा दिए। कैन यू नॉट अप्लाई कंडीशन से सिग्मा F0 सिग्मा F0 सब कुछ लगा सकते हैं नहीं। तो लेविस थ्योरम भी लगा सकते हैं। इफ आई कंसीडर दिस एज ए पॉइंट मास व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग mv²/r। ये हो गया आपका F नेट और ये हो गया इसका mg। और क्या आपको मालूम है कि ये जो एंगल है ये एंगल कितना है थीटा। और लेविस थ्योरम तो आपको आता है। लेविस थ्योरम क्या कहता है if three concurrent forces coplanar forces keep a body in equilibrium then F1 by sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin gamma। याद है कि भूल गए? याद है बाय लेविस थ्योरम। आप कहोगे mv²/r ये फोर्स बाय साइन ऑफ ये एंगल साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू mg बाय साइन ऑफ ये एंगल 90 प्लस थीटा। थोड़ा मारपीट करो तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। सो mv²/r साइन थीटा इज इक्वल टू mg बाय कॉस थीटा। साइन थीटा इधर ले लो बाकी को इधर ले लो m तो m को खा गया। क्या मिला tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। मतलब कितना एंगल उसको टेढ़ा होना है v²/rg। दैट एंगल इज tan इनवर्स ऑफ v²/rg। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये जो टर्न ले रहा होगा तब उसको अपने आप को वर्टिकल के साथ इंक्लाइन करना है। क्या एंगल tan इनवर्स ऑफ v²/rg। क्लियरली देखो कि v अगर ज्यादा होगा बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा होगा तो थीटा भी ज्यादा होगा। इसलिए जितने ज्यादा स्पीड में जाते हैं उतने ज्यादा टर्न करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि थीटा जो tan इनवर्स ऑफ v²/rg है अगर उससे थोड़ा ज्यादा हो गया तो ये फोर्स बाहर गिरा देगा, कम हो गया तो ये गिरा देगा, उतना ही रहेगा तो टर्निंग लेगा। और दैट इज व्हाट वी आर डूइंग व्हाइल टेकिंग ए टर्न। सोचो आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है बट योर ब्रेन न्यूरॉन्स आर सो ट्रेन्ड कि जब टर्निंग लेते हो कितना एंगल टेढ़ा होना है योर ब्रेन डिसाइड्स एंड हेल्प्स यू डूइंग इट। थोड़ा ज्यादा एंगल जितना टेढ़ा होना है थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो जाएंगे तो mg गिरा देगा, कम टेढ़ा होंगे mv²/r गिरा देगा। पर्टिकुलर एंगल में रहेंगे तभी ये बैलेंस करेगा। उसी को कहते हैं साइकिल सीखना। समझ में आ रहा? ये ब्रेन हमारा बड़ा पावरफुल चीज है, इसको कोई फिजिक्स की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से पेन को फेंकूंगा और आप कैच करोगे, कितना वेलोसिटी में कितना एंगल में फेंकूंगा मुझे मालूम नहीं है लेकिन फेंकूंगा आप कैच कर लोगे। कोई फिजिक्स वाला बैठ के अगर कैलकुलेट करेगा बोलेगा रेंज इतना है, कितना भी होना चाहिए, कितना थीटा होना चाहिए, कितना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हो गया उसके लिए। जबकि ब्रेन बोलता है कोई नो मैथमेटिक्स इजी, आओ फेंको वो कैच कर लेगा, है नहीं? ब्रेन को कहते हैं ट्रेनिंग, इसलिए कहते हैं न्यूरॉन को ट्रेन करके भी काफी कुछ चीजें हो जाता है। सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इज नॉट फिजिक्स, वो बाय प्रैक्टिस आपका ब्रेन ट्रेन हो गया। समझ में? तो क्या देखिए tan थीटा इज v²/rg। ठीक है। सो व्हाइल टेकिंग ए टर्न the cyclist must incline himself to vertical by angle theta is equal to tan inverse of v²/rg। उसमें v क्या था? स्पीड, जो उसके अपने हाथ में कितना स्पीड में जाएगा।
बाकी आर क्या है, रेडियस ऑफ क्या वो आर को कंट्रोल कर सकता है? रास्ते पे जा रहा है, रास्ता का जो सर्कुलर पाथ है वैसे ही रहेगा, नहीं। आर इज रेडियस ऑफ पाथ, और जी क्या है सबको मालूम है, ठीक है। ये बात हो गया हमारा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट टू दी वर्टिकल। जब साइक्लिस्ट कोई टर्न लेता है अपने आप को क्यों टेढ़ा कर देता है, कितना टेढ़ा करता है, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। टेढ़ा नहीं करेगा तो क्या होगा, आप सीधे सीधे अपने आप को टेढ़ा नहीं करोगे, बहुत ज्यादा स्पीड में टर्न लोगे तो क्या होगा, गिर जाओगे। किधर, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? सो एज लॉन्ग एज यू आर ए साइक्लिस्ट, इट्स ओके टर्निंग लेने की समय आप टेढ़ा कर लिए। सपोज आप कार में जा रहे हो, क्या स्टीयरिंग पकड़ के टेढ़ा कर सकते हो? टेढ़ा वो सलमान खान करता है, नहीं, दो पैर उठा दिया, वो तो हीरो करता है, देखियो नहीं देखियो, करता है, दो पैया में चलता है वो तो कुछ मैजिक कहता है, चारों पैया ऊपर उठ के चलते हैं हवा में, नहीं वो तो होता है, ठीक है। तो वो बात अलग है, मूवी में करने वाले कुछ अलग है, वो तो VHF इफेक्ट होता है, उससे कर लेते हैं, दिखा देते हैं। लेकिन मान लो कि कोई ट्रेन जा रहा है, उसको टेढ़ा कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें चाहिए कि ट्रेन जब टर्निंग ले रहा है उसको भी टेढ़ा होना जरूरी है, उसको भी टेढ़ा होना जरूरी है। सोचो कोई ट्रक टेढ़ा नहीं हुआ है, क्या होगा? सपोज ये कोई एक सर्कुलर ट्रैक है जहां पर कोई एक ट्रेन टर्न लेने वाला है, ये है वो ट्रेन, इसका एक व्हील यहाँ पे है, एक व्हील यहाँ पे, रेल पे ऊपर है व्हील, और ये ऐसे टर्न ले रहा है। जस्ट इमेजिन द ट्रेन स्टैंडिंग ऑन दीज व्हील्स। अब ट्रेन कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। बताओ ये रेल नंबर 1 है, ये रेल नंबर 2 है। सोचो और बताओ, जब वो सीधा जा रहा था, सीधा था, ट्रैक सीधा था, दोनों रेल पे बराबर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा। जब एक कर्व ट्रैक में ऐसे टर्निंग ले रहा है, कौन सा रेल पे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन आएगा? कौन से ट्रैक पे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन आएगा? इमेजिन करो। सोचो कि ये है आपका ट्रेन, वो ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो दोनों रेल पे बराबर फोर्स आ रहा है, इधर वाले रेल पे और इधर वाले रेल पे। अगर ट्रेन को मैं इसे खींच के इधर गिराने की कोशिश करूंगा तो इधर वाले रेल पे ज्यादा फोर्स नहीं आएगा और इधर वाले पे कम आएगा। तो जब ये टर्निंग लेगा तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर किधर को होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। तो कौन से रेल पे ज्यादा फोर्स आएगा? इनर रेल और आउटर रेल? आउटर रेल पे ज्यादा फोर्स आएगा, तो अनबैलेंस हो जाएगा। इट इज डिजाइन फॉर सिमेट्रिकल लोडिंग, है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि नहीं, दोनों में बराबर फोर्स आए और ट्रेन आसानी से चले, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर को खींच रहा है, हो सकता है फिसल भी जाएगा, वो जो से टर्निंग ले लेगा, नहीं। तो हमें चाहिए क्या? ये ट्रेन जब इस ट्रैक में जाएगा टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन टेढ़ा कैसे होगा? ड्राइवर तो टेढ़ा कर नहीं सकता। हम क्या करते हैं, मान लो कि ये दो ट्रैक है, थिंक ऑफ दी दो ट्रैक, दो ट्रैक ऐसे हैं। अगर ये ऐसे टर्निंग ले रहा है, मैं अगर आउटर वाला जो रेल है उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा दूंगा तो अब ट्रेन खड़ा रहेगा, तो टेढ़ा रहेगा, है कि नहीं? ये तो आउटर रेल को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। समझ में आया क्या? बैंकिंग ऑफ ट्रैक क्या है? लेट अस सी। पॉइंट नंबर 4, when a train is taking a turn at a curved track, the necessary inclination to vertical, necessary inclination to vertical inclination to vertical is given by banking the tracks. For this, the outer rail is slightly elevated. आउटर रेल को थोड़ा सा उठा के रखते हैं।
समझ में आया क्या? आप कभी कोई कर्व ट्रैक में गए होगे, जैसे कोई रिंग रोड है, आप जा रहे होगे, देखोगे जहाँ पर टर्निंग आया, मान लो एक रिंग रोड, ये हमारा रिंग रोड है, हाई स्पीड में जा रहा है, कोई या फिर कोई हाईवे में टर्निंग ले रहा है, जब ऐसे टर्निंग ले रहा होगा उसके साइड में ड्रेन्स होते हैं, तो ड्रेन किधर होगा? जब ऐसे टर्निंग ले रहा होगा, इधर वाले को हाइट ऊंचा रखेंगे, देखो रास्ता पूरा ऐसे इंक्लाइन है, और इधर को रखें ड्रेन, फिर रास्ता ऐसे मुड़ गया तो फिर ड्रेन आ जाएगा इधर। हमारे रिंग रोड में भी ऐसे हुआ है। अब देखोगे ड्रेन एक तरफ कंटिन्यू करते जा रहा है, सेक्टर 7 के बाद सडनली वो ड्रेन जो है डिस्कनेक्ट हो गया, दूसरे साइड में आ गया। क्यों? क्योंकि रोड को फिर से ऐसे टेढ़ा कर दिया। टर्निंग ऐसा है, टर्निंग के हिसाब से रास्ते को डिजाइन किया जाता है ताकि गाड़ी आराम से जा सके, उसको नेसेसरी इंक्लिनेशन मिल जाए। और लिखा रहेगा स्पीड लिमिट 60 km/h स्पीड, उससे ज़्यादा जाओगे तो भगवान को प्यारे हो जाओगे, तुमको कोई संभाल नहीं सकता, क्योंकि उतना स्पीड के लिए इंक्लाइन किया गया है। उससे ज़्यादा स्पीड करोगे तो मर्जी तुम्हारा, नहीं? तो ऐसा है। तो आउटर रेल इज स्लाइटली एलिवेटेड। अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक ट्रैक है, एक रेल है, दूसरा रेल को हम थोड़ा सा उठा के रखें, ठीक है, और ये हो गया विड्थ ऑफ द ट्रैक, और ये हो गया, सपोज ये हो गया बैंकिंग हाइट, कितना एलिवेट किए हैं, ये चीज बैंकिंग हाइट, और ये दो रेल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम ट्रेन का विड्थ कहते हैं, नहीं? और ऐसे दिखाओ आपको, अगर इसमें थोड़ा लग रहा है तो विड्थ ऑफ द ट्रैक इज दिस, d is width of the track. If d is width of track, h is banking height. सोचो तो, अब ये ट्रैक, इसके ऊपर जब ट्रेन होगा वो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल कर रहा होगा, मान लो कि यही है ट्रेन। अब ये ट्रेन वर्टिकल के साथ कुछ एंगल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितना एंगल कर रहा है? जितना ये टेढ़ा हुआ, क्योंकि ये सीधा हो जाएगा तो ये भी वर्टिकल हो जाएगा, ये टेढ़ा हो गया तो ये भी टेढ़ा हो गया, मतलब ये एंगल कितना है? थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये है ट्रेन, ये है ट्रेन। अब इसका नॉर्मल इज लाइक दिस। अगर ये ट्रेन को हमने ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो ये नॉर्मल, ये इसको जितना टेढ़ा यहाँ पे कर देंगे ये भी उसके साथ उतना ही टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? लाइक दिस, ट्रेन टेढ़ा हो गया, और हमें चाहिए था कि ये ट्रेन उतना टेढ़ा हो जाए। क्या बता सकते हो, ये जो टेढ़ा मेढ़ा ट्रेन है अभी ट्रैक के ऊपर जा रहा है, वो कैसा ट्रैक में जा रहा है? गेस करके बताओ तो। इट इज गोइंग इन ए ट्रैक लाइक दिस और दिस और दिस, ए बी सी। किस में जा रहा है? सी में जा रहा है, इसलिए तो इधर को टेढ़ा हुआ है कि नहीं? अच्छा, तो कितना टेढ़ा करना है? tan इनवर्स ऑफ v² बाय rg, नहीं? then for safe turning, then for safe turning, tan theta must be equal to v² by rg। बट tan थीटा क्या है? इधर देखो तो इट इज h by d, v² by rg, मतलब h कितना होना है? v² d by, तो एक रेल को दूसरे से कितना ऊपर उठाना है? द हाइट ऑफ एलिवेशन, जिसको कहते हैं बैंकिंग हाइट, कितना उठाना है? v² d by rg। समझ में? तो कितना स्पीड में ट्रेन जा रहा है वहां पर लगा दो बोर्ड, 90 km/h, v इज नोन टू यू, d तो आप ऐसे ही देख सकते हो, रेडियस ऑफ द सर्कल यू कैन मेजर, देन दूसरे वाले को कितना उठाना है दैट यू हैव टू कैलकुलेट। उतना उठा के रखोगे, ट्रेन उसके ऊपर से जाएगा तो सेफली जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, सो दैट इज व्हाट इज द थिंग। तो बैंकिंग हाइट इज कैलकुलेटेड एज v² d by rg। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैंकिंग हाइट। बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन ए कर्व ट्रैक को मजा लेके पूछते हैं क्वेश्चन उसके ऊपर। विथ व्हाट मैक्सिमम स्पीड वन कैन मूव रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी, बाय व्हाट एंगल इट हैज टू बी इंक्लाइंड टू द वर्टिकल, tan इनवर्स ऑफ v² by rg, व्हाट इज द बैंकिंग हाइट h, v² d by rg। बस डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछेंगे। क्या मोशन ऑफ साइक्लिस्ट एंड बैंकिंग ऑफ ट्रैक समझ में आया? बैंकिंग ऑफ ट्रैक का मतलब क्या हुआ?
ए से 2 रेल है, टर्निंग ले रहा है, ऐसा अगर टर्निंग ले रहा है तो आउटर रेल को थोड़ा सा उठा के रखना है ताकि ट्रेन टेढ़ा होते हुए घूमेगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? चलिए अगला थ्योरी देखते हैं, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। मोशन इन वर्टिकल सर्किल, कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। चलिए इसको एनालिसिस करते हैं, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। तो यहां पर एक केस लेते हैं, केस 1। हियर इज ए थीन रॉड और यहां पर उसके साथ कोई एक मास लगा है। ये है लाइट रॉड। लाइट रॉड का मतलब अंधेरे में भी दिखेगा, ऐसा है क्या? नहीं, मासलेस रॉड, ठीक है। लाइट रॉड मतलब ट्यूबलाइट मत सोच लेना, ये लाइट रॉड है और ये घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, कभी ऐसा है, नहीं तो अभी और भी घुमा दो इसको, चलो ऐसा है, तो कभी ऐसा है, अरे नहीं, तो ये ऐसे ऐसे वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है। यू अंडरस्टैंड? दिस इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्किल। आप जानते हो कि जब ये वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ऐसे करके आ रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा, क्या उसका स्पीड घटेगा घटेगा कि बढ़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो स्पीड घट रहा है, अगर v घट रहा है, r बराबर है, तो ओमेगा घट रहा है कि कांस्टेंट है? v बाई आर होता है ओमेगा। v घट रहा है, r बराबर है, ओमेगा इज v बाई आर, सो ओमेगा इज डिक्रीजिंग। दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? जिसमें कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घूमता है। दिस इज केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या मेरी बात समझ में आया? ये बात है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। चलिए हम मानते हैं कि ये है U1 और ये है U2, ठीक है। केस 1 में क्या है? ए बब इज सस्पेंडेड और इज मूविंग by moving in a vertical circle being connected or being tied by a light rod or massless rod। ये कोई मासलेस रॉड है, पतला सा रॉड है, मान लो कोई रॉड है, रिजिड है लेकिन पतला सा है, और मास इसका नेग्लिजिबल स्मॉल है और इसको घुमा रहे, जैसे ये डंडा है, इसमें बॉब लगा है और ये घूम रहा है, घूम सकता है ऐसे। चलिए पता करते हैं कि पहले U2 क्या है। U2 इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये वर्टिकल सर्किल में घूमने के लिए हाइट पॉइंट में कम से कम क्या वेलोसिटी होना चाहिए? हाइट पॉइंट में अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो गिरेगा क्या? नहीं, तो रॉड है ना, खंबा जैसे खड़ा रहेगा, है कि नहीं? तो मिनिमम वेलोसिटी एट द हाइस्ट पॉइंट पॉसिबल इज 0। नहीं, अगर ये रॉड नहीं होता, थ्रेड होता, तो वेलोसिटी 0 होने से रहेगा क्या? तो गिर जाएगा। रॉड है, सो द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाइस्ट पॉइंट इज 0। तो क्या लिखेंगे? मिनिमम U2 एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0।
velocity at lowest point. Minimum u1 at lowest point, यह हम निकालना चाहते हैं। u1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा एट लोएस्ट पॉइंट। अगर हम छोटा सा एक वेलोसिटी देंगे, इसको धीरे से एक वेलोसिटी देंगे, तो ये ऐसे ऐसे झूलते रह जाएगा। एक सब्सटेंशियल जोर वेलोसिटी देंगे, बहुत ज्यादा जोर से धक्का दे देंगे, तो ये अबाउट दिस पॉइंट घूम के आ जाएगा। कितना कम से कम वेलोसिटी देना चाहिए कि घूम के आ जाएगा। क्या निकालना चाहते हैं? मिनिमम u1 एट लोएस्ट पॉइंट टू मूव इन ए वर्टिकल सर्किल। ठीक है, वर्टिकल सर्किल में घूमने के लिए मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? बात समझ में आ रहा है? ई सपोज u1 डैश, एज्यूम कर लेते हैं u1 डैश और u0, सपोज इट इज u0, लेट एज्यूम कर लिए। मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट रिक्वायर्ड टू लैप इन द वर्टिकल सर्किल इज u0। सपोज u0 का वैल्यू कितना है? जब हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी से इसको मारेंगे तो ये घूमेगा ऐसे, बहुत धीरे से मारेंगे तो ऐसे ऐसे झूलेगा, लेकिन वर्टिकल सर्किल में नहीं चलेगा। तो वर्टिकल सर्किल में चलने के लिए समाद्रिता, वर्टिकल सर्किल में चलने के लिए इसको कम से कम यहाँ पर आके ऐसे कंप्लीट करना चाहिए। पर मिनिमम वेलोसिटी में देंगे तो यहाँ पर भी वेलोसिटी मिनिमम ही होगा। यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी क्या है? 0। यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी 0 है, तो हम कोशिश करेंगे ऐसा धक्का मारेंगे कि यहाँ तक आके पहुंच जाएगा, और उसे थोड़ा सा ज्यादा जोर मारेंगे तो ये और आगे टेढ़ा होगा, फिर गिर जाएगा। तो पहले देखते हैं कि ऊपर पहुंचने के लिए क्या वेलोसिटी चाहिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। नहीं, अगर हम ए से बी तक की मोशन करेंगे, बात करेंगे, फॉर ए टू बी मोशन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और कितना लॉस होगा? हाफ mu स्क्वायर f0 का स्क्वायर। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना ऊपर गया है? mg इंटू 12। 12 गया कि नहीं है? यहाँ पर देखो, जब आया यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी के लिए ये u मिनिमम है, तो यहाँ पर u 0 है, मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सर आर ज्यादा अच्छा है। आर ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, तेरे लिए आर ला देंगे। ये बार एल है, समझ में आ रहा है? ये कितना ऊपर गया है? एल 12 ऊपर गया है, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है mg into 12 दैट इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। उसमें से u0 का वैल्यू क्या आया? 4gl का रूट ओवर। तो कितना वेलोसिटी देने से घूमेगा? अगर रूट ओवर 4gl देंगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाएगा। तो थोड़ा स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके लिखते हैं। मिनिमम u1 एट लोएस्ट पॉइंट टू मूव इन ए वर्टिकल सर्किल। ठीक है, तो हम कहेंगे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट लोएस्ट पॉइंट। क्या कोई बताएगा कितना है? इतनी सारे कैलकुलेशन के बाद इज इक्वल टू लोएस्ट पॉइंट में कितना वेलोसिटी देने से ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा? क्या रूट ओवर ऑफ 4gl? नहीं, रूट ओवर 4gl देंगे तो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। उसे थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एक वेलोसिटी रहेगा, उसके चलते थोड़ा सा टेढ़ा होगा। एक बार टेढ़ा हुआ तो गिरा और घूमने लगा। तो इट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन, इट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन क्या? रूट ओवर ऑफ 4gl। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ऐसा करने से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। मैं क्या किया हूं? ऐसे स्लाइटली ग्रेटर देन। ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gl। ये डेरिवेशन स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, मैं अपनी तरफ से बताया। स्कूल वाले कुछ दूसरा पूछेंगे। जब ये लाइट रॉड नहीं रहेगा, थ्रेड रहेगा। ये क्या था? लाइट रॉड। लाइट रॉड था
तो मिनिमम वेलोसिटी कितना देने से ये घूम के आ जाएगा, दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन √4gl। ठीक है, तो जो इतना सारा डिस्कशन से हमें मिला उसको मैं एक सिंगल स्टेटमेंट में लिखना चाहूंगा, क्योंकि आपके स्कूल वाले डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। क्या है कि ये कोई एक रॉड है और लाइट रॉड है, और इसको मिनिमम वेलोसिटी क्या देने से ये घूम के आएगा वर्टिकल सर्किल में, यस लिखेंगे 10। when bob is suspended by a light rod, the minimum velocity required at lowest point to move in a vertical circle is given by u minimum which should be slightly greater than √4gl। बस ये स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन आपको स्कूल वाले नहीं पूछेंगे। स्कूल में क्या है, ये रॉड नहीं है, थ्रेड से जुड़ा है, थ्रेड वाला का डेरिवेशन पूछते हैं तो लिखना पड़ता है, समझ में। चलिए अब थ्रेड के लिए सोचते हैं। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट केस 2। केस 2, ए बब सस्पेंडेड by a light thread moving in a vertical circle। समझ में आया? पहला केस में रॉड में लगा था, अब ये थ्रेड से लगा। फिगर में तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा, रॉड और थ्रेड मेरे फिगर में दोनों बराबर दिखते हैं, बट ये अभी क्या है, थ्रेड। अब ये घूम रहा है ऐसा सर्कुलर पाथ में। जब वो हाईएस्ट पॉइंट से जा रहा था और ऐसे वर्टिकल सर्किल में घूम रहा था, मुझे पता करना था कि व्हाट मिनिमम वेलोसिटी यू कैन गिव हियर। अगर यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी दोगे तो यहाँ पर भी वेलोसिटी मिनिमम ही होगा। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट। पहला केस में वेयर इट वाज ए रॉड, यह आके यहाँ पर खंबा जैसे खड़ा हो जाता था, रॉड के ऊपर खड़ा हो सकता है, लेकिन थ्रेड खड़ा तो नहीं होगा, गिर जाएगा। तो कम से कम ये वेलोसिटी क्या होना चाहिए कि नहीं गिरेगा, वर्टिकल सर्किल में घूमने के लिए नहीं गिरना चाहिए, नहीं। सो पहला मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड at highest point is equal to v minimum। देखो तो हाइट पॉइंट से ये नहीं गिरना चाहिए, ये थ्रेड है और ये जा रहा है कौन सा वेलोसिटी में, v मिनिमम में, नहीं गिरना चाहिए। नहीं गिरने की कंडीशन क्या है पहले बताओ, कि गिरेगा क्यों? गिरेगा इसलिए क्योंकि उसका वेट उसको नीचे खींच रहा है, और ये जो घूम रहा है ऐसा एक सर्कुलर पाथ में, क्या इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है? आ रहा है। किधर को है? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे होगा? इट विल बी लाइक दिस, m v मिनिमम का स्क्वायर बाय, अगर ये l है तो l। क्या थ्रेड में टेंशन होगा? सोचो सोचो, थ्रेड में टेंशन होगा? नहीं, थ्रेड में भी तो कुछ टेंशन होगा। लेकिन जब ये मिनिमम वेलोसिटी में जा रहा है, मतलब वेलोसिटी और थोड़ा सा भी कम होता तो ये गिर जाता। जस्ट गिरने वाला है और पार हो रहा है, जस्ट गिरने वाला है, मतलब थ्रेड को खींच रहा होगा क्या? नहीं, जस्ट गिरने वाला है, थ्रेड इज लूज, बट द टेंशन जीरो। व्हेन वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज v minimum, द टेंशन इन द थ्रेड बिकम्स जीरो। क्यों? क्योंकि v minimum में ये जस्ट गिरने वाला है, बाल बाल बच गया जिसको कहते हैं ना, तो ये ऐसे करके निकल के आया। अगर v मिनिमम की जगह ज्यादा वेलोसिटी होता तो ये फोर्स ज्यादा होता, ये फोर्स अगर mg से ज्यादा होता तो फिर यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट करता खींच के,
mg और t मिल के इसको बैलेंस करते हैं। लेकिन अभी मिनिमम वेलोसिटी में पार हो रहा है, जब ये मिनिमम वेलोसिटी में क्रॉस कर रहा है मतलब इट इज अबाउट टू फॉल, लेकिन गिर नहीं रहा है, मतलब थ्रेड टाइट नहीं है, लूज है। लूज थ्रेड में टेंशन क्या होता है? जीरो। तो ये हो गया टेंशन जीरो। एट दिस कंडीशन आप कहोगे, एट दिस कंडीशन टेंशन इन द थ्रेड इज जीरो। एट दिस कंडीशन टेंशन इन थ्रेड इज जीरो। ठीक है, टेंशन जीरो है। बाकी रह गए दो फोर्स, mg एंड mv मिनिमम स्क्वायर बाई l। इक्विलिब्रियम के लिए हम कह सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि mg और mv मिनिमम का स्क्वायर, थोड़ा इसको उठाते हैं ऊपर, तो आप कहोगे mv मिनिमम का स्क्वायर बाय l must be equal to mg, और द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? इट इज रूट ओवर ऑफ gl। तो हाईएस्ट पॉइंट में कम से कम कितना वेलोसिटी होना चाहिए? रूट ओवर ऑफ gl। अगर उतना वेलोसिटी होगा तो टेंशन जीरो होगा, लेकिन वेट के बलबूते पर पार हो जाएगा। वेलोसिटी इससे भी कम हो गया तो ये कम हो जाएगा, mg ज्यादा हो जाएगा और गिरा देगा उसको नीचे, और इससे अगर ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो जाएगा, थ्रेड इसको रोक के रखेगा, mg प्लस t विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब कोई लाइट रॉड से कनेक्टेड था, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट वाज जीरो, बट जब कोई लाइट थ्रेड से कनेक्टेड है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट इज रूट ओवर ऑफ gl। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हमें पता करना है द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट B। The minimum velocity required at lowest point, the minimum velocity required at lowest point to lap in a vertical circle is equal to u मिनिमम। वर्टिकल सर्किल में घूमने के लिए लोएस्ट पॉइंट में क्या वेलोसिटी होना चाहिए? अगर लोएस्ट पॉइंट में ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो हाईएस्ट पॉइंट में भी वेलोसिटी ज्यादा होगा। अगर लोएस्ट पॉइंट में हम मिनिमम वेलोसिटी देंगे तो हाईएस्ट पॉइंट में भी वेलोसिटी मिनिमम ही होगा। होगा कि नहीं होगा? हमें कोशिश करना है कि यहाँ का वेलोसिटी कम से कम मिनिमम वेलोसिटी हो जाए। बहुत ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो ये घूमेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का वेलोसिटी कम से कम v मिनिमम हो जाए, मतलब रूट ओवर ऑफ gl हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? नाउ अगर ये थ्रेड का लेंथ l है और ये पोजीशन a है, ये पोजीशन b है, तो हम कहेंगे फॉर a टू b मोशन। आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है कि गेन हुआ है? जब ये ऐसा करके गया ऊपर, लॉस हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है, तो हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? हमने फेंका हाफ m u मिनिमम की स्क्वायर में, और ऊपर पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v मिनिमम की स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है 2mgl, क्योंकि 2l ऊपर गया है। क्या बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, हमें यहाँ से क्या पता करना है? v मिनिमम मालूम है, u मिनिमम पता करना है। पहले ये m ज्यादा टांग अड़ा रहा है, उसको भगाओ। ये हाफ को इधर से लो, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो गया। क्या मिला? u मिनिमम का स्क्वायर माइनस v मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इधर आ गया तो 4gl। v मिनिमम कितना है? इट इज रूट ओवर ऑफ gl। क्योंकि v मिनिमम इज रूट ओवर ऑफ gl, तो आप कहोगे v मिनिमम का स्क्वायर हो जाएगा कितना? ओनली gl।
सो यू मिनिमम का स्क्वायर माइनस GL इज इक्वल टू 4GL, और यू मिनिमम कितना है, रूट ओवर ऑफ, समझ में आया क्या? सो द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट इज रूट ओवर ऑफ 5GL। कब? व्हेन इट इज कनेक्टेड बाय ए थ्रेड। व्हेन इट इज कनेक्टेड बाय ए लाइट रॉड, रूट ओवर स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4GL। थ्रेड हुआ तो रूट ओवर ऑफ 5GL। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, कोई थ्रेड से बंधा हुआ बॉब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। बताओ थ्रेड में टेंशन कौन सा पोजीशन में ज्यादा होगा, ये पोजीशन में कि ये पोजीशन में कि ये पोजीशन में? ए बी सी में से कहां पर टेंशन सबसे ज्यादा होगा? ए में होगा, क्योंकि यहाँ पर mg भी नीचे की तरफ खींच रहा है, mv²/r भी नीचे की तरफ खींच रहा है। इधर mv²/r इधर को खींच रहा है, t इधर को खींच रहा है, t mv²/r, mg तो नीचे की तरफ है। यहाँ पर mv² ऊपर, t प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r, t कम है कि नहीं? तो इसको हम डिराइव नहीं करते क्योंकि स्कूल वाले नहीं पूछते, और आप भी जो कोर्स में नहीं है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। तो मैं थोड़ा सा खाली इतना बता दूं आपको, जान रहे कि यहाँ पर अगर टेंशन T1 है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टेंशन T2 है और इस पोजीशन में टेंशन T3 है, तो अब कितने भी वेलोसिटी में फेंको, with whatever velocity you throw, you say here velocity is u1, here velocity is u2, कितना भी वेलोसिटी में फेंको, और ये u2 है, ये u2 है और ये u3 है, कितना भी वेलोसिटी से फेंको, mu1 का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए घूमने के लिए? रूट ओवर 5GL। उससे ज्यादा देंगे तो रूट ओवर 6GL में फेंक देंगे तो घूमेगा, 7GL में फेंकेगा, 8GL में तब भी घूमेगा। कितने भी वेलोसिटी में फेंको, इट कैन बी प्रूव्ड दैट द टेंशन हियर इज मैक्सिमम, हियर उससे कम, हियर उससे भी कम। तो याद रखना ये है कि एज ऑन T1 इज कितना है, m g प्लस m u1²/L। T2 इज, T2 क्या होगा बताओ? इधर को mg है और इधर को है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है कि नहीं? कितना है? ओनली mv2 और u2²/L। और T3 कितना होगा बताओ? 0 क्यों होगा भाई? ये T3 है, ऊपर की तरफ है mu3²/L और नीचे की तरफ है mg। T3 इज mu3 का स्क्वायर/L माइनस mg, क्योंकि T प्लस mg, T3 प्लस mg इज इक्वल टू mu3²/L। समझ में आ रहा है क्या? तो इससे क्या पता चला कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ये पहला चीज हमें नोट करने के लायक मिला। टेंशन सबसे ज्यादा कहां पे है? लोएस्ट पॉइंट पे। कितना है? mg प्लस mu1²/L। यहाँ का स्पीड अगर u1 है तो समझ में आ रहा है ना? कि जबरदस्ती डर के मारे हाँ 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 कर रहे हो, नहीं ना? यहाँ पर कैसे आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ऐसे ही तो आ रहा है नीचे, और ये mu1²/L है कि नहीं? और यहाँ पर mu2²/L है कि नहीं? और यहाँ पर mu3²/L, और यहाँ पर T3 प्लस mg नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So T3 plus mg is equal to this, T3 is this minus mg, T2 is equal to this, T1 is equal to mg plus this, तो T1 सबसे ज्यादा है। ये बात समझ में आने लगा है धीरे धीरे। चले, दूसरा चीज आपको याद रखना है, T1 ज्यादा है, T2 से कम है। कितना ज्यादा है? T1 T2 से जितना ज्यादा है, T2 T3 से उतने ही ज्यादा है। ठीक है, तुम्हारे बुक में नहीं है, मैं बता दिया, एंट्रेंस के लिए काम में लगेगा। कितना है वो वैल्यू? दैट इज 3 mg। T1 T2 T3 आर इन AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3 mg। क्या मेरी बात समझ में आया? ये चीज याद रखना। आखिर में सबको मिला के समराइज करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करना। देखिए, कोई चीज वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, अगर कोई चीज वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, फॉर मोशन इन वर्टिकल
circuit, for motion in vertical circuit. Minimum velocity at highest point, minimum velocity at highest point and minimum velocity at lowest point, ये दो चीज लिखना चाहते हैं। अगर कोई लाइट रॉड था, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या था? 0, लोएस्ट पॉइंट में स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gl। अगर लाइट थ्रेड था तो यहाँ पर रूट ओवर ऑफ gl हाईएस्ट पॉइंट में, लोएस्ट पॉइंट में रूट ओवर ऑफ 5gl। मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूँ। मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर हाईएस्ट पॉइंट से गिरने की कोई चांस नहीं है, रॉड के केस में गिरता था क्या, गिरने की कोई चांस नहीं है, तो हम कहेंगे व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी हियर रिक्वायर्ड? 0 नहीं, और यहाँ पर स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gl। अगर हाईएस्ट पॉइंट से गिरने का चांस है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? रूट ओवर ऑफ gl, और यहाँ पर रूट ओवर ऑफ 5gl। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे ये थोड़ा सा ऐसे गंदा सा लिख दिया, ढंग से लिखेंगे तो शायद थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, फिर भी लिख देते हैं। बिट नंबर 1, इफ देयर इज no chance of falling from highest point, no chance of falling from highest point, ठीक है। then minimum velocity required at highest position, minimum velocity required at highest position कितना है? 0, and minimum velocity required at lowest position, minimum velocity required at lowest position is क्या था? Slightly greater than root over of 4gr। ले आया r? तेरे को पसंद आ गया? सर्किल का रेडियस r है, लड़के को r पसंद है, ठीक है, चलो ठीक है। और अगर स्टेटमेंट को मैं दोहराता हूं ऐसे, इफ देयर इज नो चांस ऑफ फॉलिंग, तो बात हो गया। इफ देयर इज चांस ऑफ फॉलिंग एट हाईएस्ट फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट से गिरने का चांस है, तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट हाईएस्ट पोजीशन क्या है? याद है क्या? क्या था? रूट ओवर ऑफ gl। और लोएस्ट पोजीशन में क्या था? रूट ओवर ऑफ 5gl। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे बस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जानने के लिए मैं पूछूंगा। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक हॉलो स्फीयर है, ऐसा, ये है कोई हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है r, ओके। अब इसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल है और इसको आप धक्का दोगे तो ये घूमेगा, घूमेगा ही नहीं, धक्का मार देंगे तो घूमेगा। ये हॉलो स्फीयर है। u वेलोसिटी में धक्का दिया और ये घूमने लगा। क्या u का मिनिमम वेलोसिटी बता सकते हो? सोचो पहले, ये जब घूमेगा क्या ये हाइट पॉइंट में गिर सकता है? हाँ गिर सकता है। तो नीचे कम से कम क्या वेलोसिटी होना चाहिए? रूट ओवर ऑफ 5gr। समझ में आ रहा है क्या? रूट ओवर ऑफ 5gr। तैयार हो जाओ दूसरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ये कोई एक सपोज कहेंगे कि ये कोई हॉलो स्फीयर नहीं है, ये क्या, ये है सपोज हम कहेंगे ये एक
हॉलो, ये एक रिंग है, वर्टिकल रिंग है, वर्टिकल पाइप है, ट्यूब है कहो, ट्यूब के अंदर कोई चीज रखा हुआ है। अब इसको u0 वेलोसिटी देंगे, u वेलोसिटी देंगे। ये क्या है? वर्टिकल ट्यूब, कोई ट्यूब है जिसका रेडियस आपको दिया गया है ऑलरेडी, है ना? इसका रेडियस ऑलरेडी दिया गया है। रेडियस कितना है? रेडियस इज r। अगर इसका रेडियस r है, क्या u का मिनिमम वेलोसिटी बता सकते हो? क्या ये हाइट पॉइंट से गिर सकता है? नहीं। तो क्या चाहिए वेलोसिटी? स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gr। समझ में आया क्या? सपोज ये दो क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है और सोच के बताना है। ये है कोई एक रिंग, दिस इज व्हाट इज ए रिंग। ये रिंग की केस में क्या दिया है? ये रिंग है, एंड हियर इज ए बिड व्हिच कैन स्लाइड अलोंग द रिंग। अब इसको कुछ वेलोसिटी देके फेंकना है ताकि ये गोल गोल घूमेगा। समझ में आया? दूसरा केस में आई मेक ए नेसेसरी अरेंजमेंट लाइक दिस। मैं क्या करता हूं? आई कंसिडर ए सिमिलर शीट लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो ए वर्टिकल ट्यूब। अब ये वर्टिकल ट्यूब के अंदर हुआ यूं है कि यहां पर हुआ यूं है कि एक यहां पर एक गड्ढा है। यू सी हियर इज ए स्मॉल होल इन द ट्यूब। अब मैं अगर यहां से कोई चीज को ऐसे करके u वेलोसिटी में फेंकना चाहता हूं तो कम से कम u का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये वर्टिकल सर्किल में घूमेगा। दोनों ही केस में इसका रेडियस r है। क्या दोनों केस में आप u मिनिमम का वैल्यू बता सकते हो? u मिनिमम का वैल्यू बता सकते हो ताकि ये दोनों चीज सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। देखो ये एक रिंग है, ये रिंग के अंदर ही जा सकता है, ठीक है? इट कैन मूव लाइक दिस अलोंग द रिंग। ये मूव करेगा, ऐसे करके धक्का मार देंगे। ये एक ट्यूब है लेकिन ऊपर एक होल है। हरिगेटिंग? क्या कोई बताएगा क्या होगा आंसर? पहला केस में आंसर क्या होगा? पहला केस में, हाँ रवि बताओ, फर्स्ट केस में आंसर क्या होगा? तेरा आवाज नहीं आया? नहीं, यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। पहला केस कैसा था? ऐसा था। अरे कहाँ गया ये? पहला केस कुछ ऐसा था। देखो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है और ये मूव कर रहा है। तो क्या ये हाईएस्ट पॉइंट से गिर सकता है? नहीं गिर सकता। अगर नहीं गिर सकता तो मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए लोएस्ट पोजीशन में? बोलो। रूट ओवर ऑफ, नहीं गिर सकता तो इट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gr। इट इज 4gr। दूसरे केस में क्या ये हाईएस्ट पॉइंट से गिर सकता है? गिर सकता है। तो यहां पर क्या वेलोसिटी चाहिए? रूट ओवर ऑफ 5gr। समझ में आ रहा है क्या? रूट ओवर ऑफ 5gr। तो दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पोजीशन एंड एट द हाईएस्ट पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल इज आल्सो अंडरस्टूड। अब सबसे टिपिकल क्वेश्चन जो जेई एडवांस में आया था, दिस इज ए क्वेश्चन इन जेई एडवांस। यहाँ पे एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर है और इतना बड़ा हॉलो स्फीयर है कि उसके अंदर एक छोटा सा हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर रह गया है। ये एक छोटा सॉलिड स्फीयर इनसाइड ए बड़ा सॉलिड स्फीयर। अब बड़ा हॉलो स्फीयर के अंदर छोटा वाला जो स्फीयर है उसका, अरे क्या हो गया? हाँ, छोटा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस दिया हुआ है r, छोटा r, बड़ा वाले का बड़ा r। क्वेश्चन पूछा है कि कितना वेलोसिटी में फेंकेंगे कि ये व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी u0 फॉर व्हिच इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस रिंग, इन दिस हॉलो स्फीयर। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ये बड़ा हॉलो स्फीयर है, बिग हॉलो स्फीयर।
पूछा इसको कितना वेलोसिटी में फेंकेंगे कि घुर्र 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 घूमेगा? घूम सकता है नहीं घूम सकता जोर से मारेंगे तो? नहीं। U मिनिमम, फाइंड मिनिमम U जेई एडवांस का है फॉर विच द स्मॉल सॉलिड स्फीयर moves in a vertical circle inside the large hollow sphere। पहले बताओ ये हाइट पॉइंट में गिर सकता है क्या? हाँ गिर सकता है। तो कितना होता है ये √5GR होता है। आर क्या था उसमें? रेडियस। देखो तो ये कौन सा सर्किल में घूम रहा है? अगर ये छोटा वाले का रेडियस r है, इज नॉट इट मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r माइनस r, है कि नहीं? तो हम कहेंगे मिनिमम u रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट इज 5G r माइनस r का, समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r माइनस r। कितना सारा थ्योरी था, नहीं? दिमाग फट गया उनका, जिनका दिमाग था, जिनका नहीं था उनका फटेगा क्या? नहीं, जिनका दिमाग था फट गया। ठीक है, तो दिस वे वी सी तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थ्योरी थोड़ा सा बाकी रहा। ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थ्योरी देख लेंगे। इसका थ्योरी यहाँ पर खत्म करो, ये सारा थ्योरी को दोबारा देखो, नोट्स बढ़िया से लिखो। आई विल ट्राई टू सेंड सम न्यूमेरिकल्स, करो उसको। फिर मिलेंगे अगले क्लास। विश यू ऑल हैप्पी पूजा। जय हिंद।